कल हमने जो टॉपिक पढ़ा था वो था इन्फ्लोरेसेंस। मुझे बताएं कि केटकिन और स्पाइक और स्पेडेक्स के बीच डिफरेंस क्या है। अच्छा, सिमिलरिटी कौन सी है तीनों के बीच? सिमिलरिटी कौन सी है? नॉन पेडिसिलेट, सीसाइल, ये बायसेक्सुअल, दोनों यूनिसेक्सुअल। अच्छा, इन दोनों के बीच डिफरेंस कौन सा है? सिमिलरिटी तो यूनिसेक्सुअलिटी हो गई। स्पैथ इसके पास है, इसके पास नहीं, गरीब है, ये डिफरेंस है। उसके बाद अम्बिल और कोरेम्ब के बीच क्या डिफरेंस है? ऑन द बेसिस ऑफ पेडिसिल। हाँ भाई, पेडिसिल आर इक्वल है ना अम्बिल में, और कोरेम्ब में पेडिसिल अनइक्वल। पेडिसिल अराइज फ्रॉम द सिंगल पॉइंट, पेडिसिल अराइज फ्रॉम द डिफरेंट पॉइंट। छो भला रोज जो मसलो आ ये सुभाणे नोट लगाए छॾियो। चलो भाई। अच्छा, रे फ्लोरेट और डिस्क फ्लोरेट कौन से टाइप के इन्फ्लोरेसेंस में पाया जाता है? प्लेटिनेड को और क्या कहते हैं? हेड या कैपिचुलम। एग्जाम्पल इसका कोई प्लांट? सनफ्लावर। चलो चलो चलो, सब चीजें ओके हैं, मूविंग तो आगे। भाई आज हमें ये पढ़ना है कि जो सीड बना है, अब ये देखें, आपने वीट को ग्रो करवाया, गौर से समझते जाएं, समझने की चीजें हैं सारे की सारी, बस रट्टा कोई नहीं लगाना, खोपड़ी का यूज करना है सही से। वीट को ग्रो करवाया हमने कब? दिसंबर के मंथ में। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में सपोज करें ये हम इसको हार्वेस्ट कर रहे हैं, तो सीड कब मिले हमें? अप्रैल में। वीट से हमें सीड मिल गए। अब मुझे बताएं, वीट के सीड की जर्मिनेशन का टाइम क्या है? दिसंबर। तो क्या अगर मैं कहूं जर्मिनेशन के लिए कुछ फैक्टर चाहिए, वो फैक्टर टेम्परेचर, लाइट वगैरह, वाटर, वो इस मंथ में अवेलेबल होंगे? कोई सर्दी होगी, वीट को सर्दी चाहिए ग्रो करने के लिए, जर्मिनेट करने के लिए। तो भाई मुझे बताएं अप्रैल में अगर वीट ने सीड दे दिए हैं, क्या अप्रैल में ये सीड जर्मिनेट करेंगे? क्यों? क्योंकि सीजन नहीं है। तो ये सीड अप्रैल के बाद मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, फिर जब दिसंबर आएगा तब ये जर्मिनेट करेगा। इतने दिन नहीं, मंथ, तकरीबन पूरे का पूरा आधा साल ये सीड क्या करेगा? मुझे बताएं कमेंट में कि ये सीड ग्रोथ करता रहेगा कि नहीं, रोक देगा ग्रोथ को? क्या करेगा ग्रोथ को? क्यों भाई, क्यों स्टॉप करेगा? आप कहेंगे सर इसको ग्रोथ करने के लिए, जर्मिनेशन क्या है? सीड की ग्रोथ है, डेवलपमेंट है। तो इसकी ग्रोथ यानी डेवलपमेंट यानी जर्मिनेशन करने के लिए ये मंथ चाहिए। अगर ये मंथ नहीं तो ये सारा का सारा पीरियड इसको स्किप करना है, इनएक्टिव रहना है, सोए रहना है, डॉर्मेंसी में रहना है। तो जब ग्रोथ स्टॉप है, इट मींस इसके सारे के सारे एंजाइम स्टॉप है। क्यों? सुने भाई, जैसे सीड बना ना गंदम का, वीट का, इसने सारे का सारा पानी निकाल दिया। पानी बचाया कितना? 5 से लेकर 15%।
फेडरल में ये लिखा हुआ था 20%। अभी एसटीबी पढ़ रहे हैं तो हम वो एक्चुअल फिगर बताएंगे एसटीबी वाली। 5 से 15% सीड के पास मतलब सीड के हर एक सेल के पास ये पानी है। मुझे बताएं क्या ये पानी ग्रोथ करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए, रिएक्शन करने के लिए, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मूवमेंट करने के लिए काफी है? नहीं भाई। तो आप कहेंगे सर ये सीड अपने आप को इनएक्टिव करने के लिए इसने पानी को निकाल दिया है, अपने आप को क्या कर दिया है सीड ने? ड्राई कर दिया है, ड्राई वेट बना दिया है, ड्राई मास बना दिया है, इनएक्टिव बना दिया है। तो जब इनएक्टिव स्टेज है सीड की, इस इनएक्टिव स्टेज को हम कहते हैं डॉर्मेंसी, सीड की डॉर्मेंसी। अब आप बताएंगे डॉर्मेंसी क्यों जरूरी है? वेट करने के लिए। क्या करने के लिए? सीजन का वेट करने के लिए, सीजन को स्किप करने के लिए, अपनी सीजन आने का वेट करने के लिए, पर्टिकुलर सीजन में ग्रो करेगा। तो ये 1 साल, 1 माह, 6 माह, मतलब कितना भी टाइम पीरियड वेट कर सकता है। अब आप कहेंगे सर सीड को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ चीज होनी चाहिए ना? हाँ भाई है, सीड कोड जो है, सीड कोड ये प्रोटेक्ट करता है, रेजिस्टेंस ही क्रिएट करता है फ्रॉम द एनवायरमेंटल फैक्टर। इसका ये मतलब नहीं है मैं कह रहा हूं कि सीड को आग में रख लें तब भी इसको कुछ नहीं होगा। इसका मतलब ये नहीं है मैं कह रहा हूं कि सीड को पानी में रख दें तब भी सीड को कुछ नहीं होगा। अगर आप एनवायरमेंटल फैक्टर एक्सेस देंगे, ओवर देंगे, तो ये सीड की डॉर्मेंसी वाला जो सीड है ये टूट जाएगा, खत्म हो जाएगा, डेथ हो जाएगी सेल्स की। पानी में भी डेथ हो जाएगी, फायर में भी, मतलब एक्स्ट्रा हीट होगी, एक्स्ट्रा फैक्टर्स होंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा भाई। समझ आ रही है? तो डॉर्मेंसी, जो डॉर्मेंसी कर रहा है सीड, वो अनफेवरेबल कंडीशन तो है मगर इतनी हार्श नहीं कि सीड को डैमेज कर ले। ठीक हो गया? ये एक अलग डिबेट है कि सीड डॉर्मेंसी कौन से हार्मोन का काम है, वो तो आप बताएंगे, मैंने पढ़ाया हुआ है। हाँ भाई, बताएगा कोई? ऑप्शन है ऑक्सिन, जिबरलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड। इनहिबिट कर रहा है ना ग्रोथ को, रोक लो भाई, नहीं करनी ग्रोथ। तो एक ही यहाँ पे है इनहिबिट करने वाला, एब्सिसिक एसिड, ये डॉर्मेंसी को प्रमोट करता है। ये हो गई डॉर्मेंसी। अब डॉर्मेंसी जैसे पूरी होगी, जैसे डॉर्मेंसी पूरी होगी, डॉर्मेंसी पूरी होने के बाद ये सीड क्या करेगा? इनएक्टिव स्टेज में से क्या हो जाएगा? जाग जाएगा, जाग जाएगा, उठ जाएगा। ग्रोथ इसकी, डेवलपमेंट स्टॉप हुई थी, केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहे थे, अब हो जाएंगे। भाई सीड को ग्रो करने के लिए, यानी क्या करने के लिए? जर्मिनेशन का मतलब क्या है? जो सीड है उससे शूट भी निकले, रूट भी निकले। सीड का इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव हो जाना, रेस्टिंग स्टेज से एक्टिव हो जाना, डॉर्मेंसी को ब्रेक करना। क्या मैं कह सकता हूं कि सीड इनएक्टिव है तो ये डॉर्मेंट है, और अगर एक्टिव हो गया तो डॉर्मेंसी ब्रेक हो गई, डॉर्मेंट स्टेज से अनडॉर्मेंट हो गई, है ना? तो एक्टिव हो गई स्टेज सीड के अंदर। एक्टिव का मतलब क्या है? पहले तो कमेंट में मुझे बताएं जर्मिनेशन के लिए क्या चाहिए। आप कहेंगे सर फेवरेबल एनवायरनमेंट चाहिए, फेवरेबल कंडीशंस चाहिए। तो भाई कौन सी कंडीशन चाहिए? सुने, कोई सीड ऐसा होता है जिसका जो सीड कोट है बहुत मजबूत होता है, हाईली रेजिस्टेंट होता है, और कोई सीड ऐसा होता है जिसका सीड कोट पतला और नरम होता है। कमेंट में आप बताएं किसको पानी ज्यादा चाहिए सीड कोट को नरम करने के लिए? इसको पानी ज्यादा चाहिए सीड कोट को सॉफ्ट करने के लिए। अगर सीड कोट सॉफ्ट नहीं होगा तो अंदर से जो एम्ब्रियो है वो सीड कोट को डैमेज करके कैसे निकलेगा? हाँ भाई, ठीक है ना? तो पानी चाहिए। अब किसको कितना पानी चाहिए ये डिपेंड करता है कि सीड कोट कितना मोटा है और पक्का वाला है, रेजिस्टेंट है, हार्ड है। ये चीज क्लियर। तो फेवरेबल कंडीशंस का मतलब क्या है? पानी, और क्या चाहिए? सॉइल चाहिए, और क्या चाहिए? पर्टिकुलर। क्या हर किसी सीड को टेम्परेचर एक ही चाहिए? हर किसी का अपना अपना टेम्परेचर होता है। कोई दिसंबर में जर्मिनेट करता है, कोई मार्च में, कोई अप्रैल में, कोई कब। ठीक हो गया? तो उसके अलावा ह्यूमिडिटी चाहिए, एयर चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए,
भाई जब ये सारे की सारी चीजें मिलेंगी, अगर मैं कहूं ओनली वाटर दे दें, बाकी चीजें फेवरेबल ना दें, तो जर्मिनेशन होगी? बिल्कुल नहीं होगी। तो सारी की सारी चीजें कौन सी लेवल में चाहिए? ऑप्टिमम लेवल में चाहिए, तब सीड जो है वो करेगा जर्मिनेट। ठीक हो गया भाई? चलो जर्मिनेशन हो गई। अब जर्मिनेटेड सीड को क्या कहते हैं? ये जर्मिनेटेड सीड है ना, इस जर्मिनेटेड छोटे से प्लांट को, जिसको छोटी सी शूट और छोटी सी रूट हो, इसे कहेंगे सीडलिंग। सीडलिंग। तो जर्मिनेशन से क्या बनता है? छोटा प्लांट, जिसको कहते हैं सीडलिंग। भाई सुने, अब ये नया नया प्लांट निकला है, जमीन से निकल कर ऊपर एनवायरमेंट में आया है, ठीक है, ये शूट बाहर निकल आया है, इसको बहुत सारी कंडीशंस को फेस करना पड़ेगा। ये हम ट्रांजिशन टू फ्लावरिंग स्टेज में पढ़ेंगे कि ये नया जो पौधा है जिसने अपना शूट निकाला है एनवायरमेंट में, बहुत नरम सा होगा, सॉफ्ट सा होगा, इतना अडाप्टेड नहीं होगा, ये निकलेगा एनवायरमेंट में आएगा तो उसको क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी। स्टूडेंट्स के वीडियोस आने लगे पड़े हैं, क्यों भाई? आप अपना आप दिखा रहे हैं या रूम दिखा रहे हैं? हमें ना आपको देखना है ना आपके रूम को देखना है, आपने हमें देखना है। तो काइंडली वीडियो ऑफ करें, नहीं तो उड़ा दूंगा क्लास से भाई, जल्दी। ओके, शाबाश। चलो, तो ये हो गई जर्मिनेशन। अब भाई जो जर्मिनेशन है, जर्मिनेशन करने के लिए कुछ जर्मिनेशन के लिए कुछ फैक्टर चाहिए, वो हमने समझ लिए। गौर से समझते जाएं, गौर से समझते जाएं। जर्मिनेशन को ही मैं कंटिन्यू कर रहा हूं। अब जर्मिनेशन के हैं 3 टाइप। एक को कहते हैं इपीजियल जर्मिनेशन, दूसरी वाली को कहते हैं हाइपोजियल जर्मिनेशन। इपीजियल, हाइपोजियल, दूसरी को कहते हैं विविपेरी। सुने भाई, ये मैंने बना लिया है एम्ब्रियो के पार्ट्स। इसको क्या कहते हैं? प्लूम्यूल। इसको क्या कहते हैं? रेडिकल। और इसको क्या कहते हैं? एम्ब्रियो की स्टाक से जो यहाँ से स्ट्रक्चर निकलती है, इसको क्या कहते हैं? कमेंट में इसका नाम बताएं, ब्लैक कलर वाली चीज का। ये क्या है? कार्टिलीडॉन। हाँ भाई, तो ये भी तो कमेंट में बताना पड़ेगा ना कि कार्टिलीडॉन जहाँ से निकला है और प्लूम्यूल के बीच ये वाला जो पोर्शन है कार्टिलीडॉन के अटैचमेंट से ऊपर है, इसका नाम क्या है? और ये रेडिकल और इसके बीच है, इसका नाम क्या है? आप बताएंगे कमेंट में। इसका नाम है इपिकोटाइल, इसका नाम है हाइपोकोटाइल। तो भाई बात हो गई क्लियर। अब अगर मैं कहूं, सुने, अगर मैं कहूं इपीजियल जर्मिनेशन का मतलब ये होता है कि जो सीड है उससे जब प्लांट निकले, प्लूम्यूल पैदा हो, तो प्लूम्यूल के साथ जो कार्टिलीडॉन है, दोनों के दोनों साथ बाहर आए। ये जो कार्टिलीडॉन्स हैं, ये वाले, ये कार्टिलीडॉन और इधर से भी है, ये दोनों के दोनों कार्टिलीडॉन जब प्लूम्यूल बाहर आएगा तो ये भी साथ आएंगे। तो मुझे बताएं, इसका मतलब है कि ग्रोथ इपिकोटाइल में होगी या हाइपोकोटाइल में होगी? कुछ बच्चे एपिकोटाइल कह रहे हैं। भाई देखें, यहां से ग्रोथ होगी ना, यहां से हाइपोकोटाइल में, तो ये सारे का सारा पार्ट ऊपर चला जाएगा। इट मीन्स ये जो कार्टिलीडॉन जहां पे अटैच हुआ है उससे नीचे ग्रोथ हो रही है, तो ये कार्टिलीडॉन और प्लूम्यूल साथ जाएंगे। अगर ऊपर से ग्रोथ होती इपिकोटाइल में तो ये कार्टिलीडॉन नीचे रह जाता, ओनली प्लूम्यूल ऊपर जाता। तो इपीजियल का मतलब है ऐसी टाइप की जर्मिनेशन जिसमें कार्टिलीडॉन किसके साथ? प्लूम्यूल के साथ कहाँ जाए? ऊपर जाए। तो अभी कमेंट में बताएं ग्रोथ कहाँ पे होनी चाहिए? इपीजियल में, हाइपोकोटाइल में रैपिड ग्रोथ होनी चाहिए एज कंपेयर टू द इपिकोटाइल। और हाइपोजियल में इसका उल्टा है, अपोजिट है। हाइपोकोटाइल ऐसी जर्मिनेशन को कहेंगे जब सीड से प्लूम्यूल तो निकल जाए मगर कार्टिलीडॉन अंदर के अंदर रह जाए। इट मीन बताएं ग्रोथ कहाँ पे हुई है?
इपिकोटाइल में ग्रोथ हुई है, तो इपिकोटाइल के बाद जो पोर्शन है यानी प्लूम्यूल ओनली वो बाहर गया है, कॉटिलीडॉन नीचे रह गया है, तो हाइपोकोटाइल होती है। ये जो इपीजियल जर्मिनेशन होती है ये आपकी डायकॉट में होती है। जो भी डायकॉट प्लांट जर्मिनेट करेंगे ना उनके साथ दो ऐसे सीड लीफ यानी कॉटिलीडॉन बाहर निकल के आते हैं, एज अ लीफ काम करते हैं, फोटोसिंथेटिक वर्क करते हैं जब तक नए लीफ ना बन जाएं। ओके, हाइपोकोटाइल आपकी जो जर्मिनेशन होती है वो होती है मोनोकाट के अंदर। मोनोकाट के अंदर विविपेरी का सुने, विविपेरी एनिमल में विविपेरस किनको कहा जाता है? वो एनिमल जो बच्चे पैदा करें, अंडे ना दें, डायरेक्ट बच्चे पैदा करें। अंडे देने वाले एनिमल को क्या कहते हैं? ओविपेरस। बच्चे देने वाले को विविपेरस। तो यहाँ पे इन दोनों को मैं अंडा समझ रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं बच्चा समझ रहा हूँ। देखें भाई, अंडे का मतलब ये है प्लांट अगर सीड प्रोड्यूस करे, सीड डॉर्मेंसी में जाए और अपनी फेवरेबल कंडीशन में डॉर्मेंट सीड से प्लांट निकले, मतलब अंडे से प्लांट निकले, तो ये दोनों ओविपेरस टाइप हो गए। अब ये प्लांट क्या करेगा? जो सीड प्रोड्यूस करेगा वो सीड ऑलरेडी जर्मिनेटेड होगा। यानी ये प्लांट है, प्लांट के ऊपर ये सीड अटैच हुआ, बना है सीड किसी फ्रूट के अंदर, ठीक है, ये सीड प्लांट पे लगा हुआ है, इधर ही इसने जर्मिनेशन कर ली है। अब बताएं, जैसे ये गिरेगा डॉर्मेंसी करेगा, क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी कौन सी स्टेज में है? सीडलिंग स्टेज में, जर्मिनेटेड है, तो इसमें डॉर्मेंसी नहीं होगी, यानी इसने जर्मिनेटेड सीड दिया, जर्मिनेशन करने की जरूरत नहीं है। तो प्लांट ने एक्चुअली डॉर्मेंट सीड नहीं दिया, जर्मिनेटेड सीड दिया यानी बच्चा दिया। तो ऐसे प्लांट को कहते हैं विविपेरस। कोकोनट में ये होता है, कोकोनट में ये वाली टाइप की जर्मिनेशन होती है। विविपेरी ऐसी टाइप की जर्मिनेशन को कहते हैं जब प्लांट से सीड बने, प्लांट पर सीड लगाई हो, वहां पे ही जर्मिनेशन हो गई। हाइपोजियल और इपीजियल में जर्मिनेशन कहाँ पे हो रही है? सॉइल में। आफ्टर डॉर्मेंसी विविपेरस प्लांट के अंदर, विविपेरी जर्मिनेशन के अंदर प्लांट पे सीड लगा होगा, वहीं पे जर्मिनेट होगा। इट मीन सीड ने कहाँ पे जर्मिनेट किया है? सॉइल में, या प्लांट ने जर्मिनेशन करवा के फिर भेजा है? प्लांट ने जर्मिनेशन करवा के बच्चा पैदा करके भेजा है। जैसे ये सीड गिरेगा और ग्रो करता जाएगा। ओके, मूविंग तो आगे भाई, अभी टॉपिक है पार्थेनोकार्पी। अभी तो सीड बना, सीड ने जर्मिनेशन की, जर्मिनेशन भी हो गई, डॉर्मेंसी भी हो गई, विदाउट डॉर्मेंसी वाली जर्मिनेशन भी हो गई। कौन सी थी विदाउट डॉर्मेंसी वाली जर्मिनेशन? विविपेरी। अब आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर जिसका नाम है पार्थेनोकार्पी। पार्थेनोकार्पी हमने पढ़ा हुआ है ऑक्सिन में, इसको डिटेल में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, हमने जितनी यहाँ पे लिखी हुई है उसे डिटेल में पढ़ चुके हैं हम। पार्थेनोकार्पी का मतलब है फ्रूट का बन जाना, और फ्रूट ऐसा बन जाए कि फ्रूट के साथ सीड ना बने, सीड ना बने, ओनली फ्रूट बन जाए। इट मीन्स आप कहेंगे फ्रूट का बन जाना विदाउट फर्टिलाइजेशन, है ना? फर्टिलाइजेशन होगी तो क्या बनेगा? सीड बनेगा। और ये ऐसे ही फ्रूट बनाना विदाउट फर्टिलाइजेशन, पता नहीं कौन से हार्मोन का काम था, ऑक्सिन का मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फॉर्म है वो इंडोल एसिटिक एसिड है, नेचुरल, ठीक है। तो कुल मिला के ऑक्सिन एक हार्मोन है जो पार्थेनोकार्पी करवाता है। क्या दुनिया के सारे प्लांट के अंदर पार्थेनोकार्पी होती है? नहीं भाई, मोस्टली ये पार्थेनोकार्पी आपको नेचुरली मिलती है बनाना के अंदर और वाटरमेलन के अंदर, ठीक है, उसके अलावा ऑरेंज के अंदर, लेमन के अंदर, बनाना में मोस्टली। इसको आर्टिफिशियली भी हम प्रमोट कर सकते हैं या नहीं? कैसे प्रमोट? ग्रेप्स में भी होती है भाई, ग्रेप्स में भी होती है। ओके, एपोमिक्सिस और पार्थेनोकार्पी में क्या डिफरेंस है? एपोमिक्सिस और पार्थेनोकार्पी में व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम?
ये सीड का बनना है भाई विदाउट फर्टिलाइजेशन। इट मीन्स ओव्यूल का विदाउट फर्टिलाइजेशन सीड में कन्वर्ट होना, यहाँ पे ओवरी का विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रूट में कन्वर्ट होना। देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम। सीड कहां से बनता है? ओव्यूल से। अगर ओव्यूल में फर्टिलाइजेशन ना हो इट मीन्स एम्ब्रियो नहीं बना। तो एम्ब्रियो बनाने के लिए कोई अल्टरनेट क्या था कि एग और स्पर्म फ्यूज नहीं हुए, जाइगोट नहीं बना, एम्ब्रियो नहीं बनेगा। एक डिप्लॉइड सेल था जिसने एज एम्ब्रियो काम किया था। अगर एग फर्टिलाइज नहीं करेगा स्पर्म के साथ तो एग की एक शेल्फ लाइफ होती है, ये डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। एग ऐसा नहीं कि 100 साल तक चलेगा। जैसे ह्यूमन बीइंग में एग की एज होती है 48 आवर्स। 48 आवर्स तक एग जिंदा रहता है, नहीं तो खत्म हो जाता है। 48 आवर्स के अंदर स्पर्म मिला तो फर्टिलाइजेशन होगी, उसके बाद एग बचेगा ही नहीं। चलो भाई, ये पार्थेनोकार्पी थी। अभी सिंपल टॉपिक्स हैं जी। क्या कराए सगंदा बेसंत जी लाइना तरे मां बुधाए शरीर खोपड़ी में हुजे तव्हांखे। पार्थेनोकार्पी नेचुरल और आर्टिफिशियल में डिफरेंस है। अगर आर्टिफिशियल पार्थेनोकार्पी करवाएंगे तो आपको हार्मोन आए चाहिए, वो तो नेचुरल है। हार्मोन भी आप आर्टिफिशियल यूज करेंगे। फिर पढ़ाया है मैंने आपको डिटेल में, मगर खोपड़ी काम नहीं कर रही। चलो भाई, अब सिंपल वे में इस टॉपिक को समझना है। वैसे ये टॉपिक है नहीं मगर दिया गया है, ठीक है? हाँ है नहीं। सुने क्या है ये टॉपिक? क्या है ये टॉपिक? है कि जब आपने सीड को ग्रो करवाया है, ये सीड से लेकर एक मैच्योर प्लांट फ्लावरिंग स्टेज तक कैसे जाएगा, फ्लावरिंग स्टेज तक कैसे जाएगा, इसको कहते हैं ट्रांजिशन टू फ्लावरिंग स्टेज। अब क्या होगा इसमें, कौन कौन से इवेंट होंगे? जर्मिनेशन होगी, फिर प्लांट जो नया नया पैदा होगा उसको प्रॉब्लम फेस करने होंगे क्योंकि एनवायरनमेंट बाहर बहुत खतरनाक है, और फेस कर लेगा, अपना वेजिटेटिव पीरियड पूरा करेगा, रिप्रोडक्टिव पीरियड में आ जाएगा। रिप्रोडक्टिव पीरियड का मतलब है मैच्योर हो जाएगा तो फ्लावर बनाएगा। बस ये चीज़ें पढ़नी है। तो कुल मिला के ये टॉपिक है कि प्लांट सीड से जर्मिनेट करके फिर ग्रो करके मैच्योर कैसे होता है। फ्लावरिंग का बनना मींस प्लांट की निशानी है कि ये मैच्योर हो गया है। ठीक हो गया भाई? सुने, सीड टू फ्लावरिंग स्टेज इज कॉल्ड एज ट्रांजिशन टू फ्लावर। ये डेफिनेशन है इसकी। अब पहले सीड को क्या चाहिए था जर्मिनेशन के लिए, बताएं? फेवरेबल एनवायरनमेंट में पहले वाटर, है ना? चलो, वाटर ने क्या किया? सीड कोट को सॉफ्ट किया। तो वाटर की एब्जॉर्प्शन बाय सीड कोट इज कॉल्ड एज इम्बाइबिशन। इम्बाइबिशन का मतलब क्या है? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय सीड कोट इज कॉल्ड एज इम्बाइबिशन। इम्बाइबिशन। अब इम्बाइबिशन का मतलब क्या है? खाली एब्जॉर्प्शन इसको क्यों नहीं कह रहे? तो इम्बाइबिशन ऐसी एब्जॉर्प्शन को कहा जाता है जब एब्जॉर्प्शन करने के बाद जिस चीज ने एब्जॉर्ब की है वाटर, वो पहले तो हाइड्रोफिलिक होनी चाहिए, ठीक है? हाइड्रोफिलिक होनी चाहिए, और वाटर को एब्जॉर्ब करने के बाद उसका वॉल्यूम, उसका वेट, उसकी साइज इंक्रीज हो जाए। यानी कुल मिला के इन चीज़ों को मैं कहूँ कि ये ग्रो कर जाए। सीड कोट जो पानी एब्जॉर्ब करेगा तो सीड कोट क्या हो जाएगा? मोटा बन जाएगा ना भाई। सुने, एक लकड़ी है अगर सूखी हुई, उसको पानी में रखेंगे तो वो वाटर को एब्जॉर्ब करेगी। रीजन बताएं क्यों? क्या रीजन है? घड़ी दिया रीजन बताएं भाई।
नहीं, जर्मिनेशन के लिए तो ठीक है। एक सूखी हुई लकड़ी वाटर को क्यों एब्जॉर्ब करती है? क्यों? आप कहेंगे सर इसमें सेकेंडरी सेल वॉल है, इसमें सेल्यूलोज है। सूखी हुई लकड़ी कह रहा हूं, स्क्लेरेंकाइमा सेल है, सेकेंडरी सेल वॉल सेल्यूलोज है, हाइड्रोफिलिक है, तभी पानी एब्जॉर्ब कर रही है। और पानी एब्जॉर्ब करेगी तो क्या हो जाएगी? मोटी हो जाएगी, वजनी हो जाएगी, उसका वॉल्यूम, उसका वेट, उसकी साइज इंक्रीज हो जाएगी। इसको हम कहते हैं ग्रोथ। अच्छा, ये ग्रोथ परमानेंट होगी या टेम्पररी होगी? अगर उसी का लकड़ी को बाहर निकाल के रखेंगे, उसका पानी सारे का सारा इवापोरेट हो जाएगी, वो फिर सूखी हो जाएगी और साइज जो है फिर डिक्रीज हो जाएगी। तो लिविंग और नॉन लिविंग के बीच यही तो डिफरेंस होता है कि लिविंग थिंग्स जो ग्रोथ करती हैं वो इरिवर्सिबल होती है। आप बड़े हो गए, अभी छोटे नहीं होंगे। जो डेड बॉडीज होती हैं वो बड़ी हो सकती हैं, छोटी भी हो सकती हैं। जैसे या भी गाला, वो फेट है ना। एक आदमी मोटा है, वो पतला बन गया, वो फेट उसने एक्स्ट्रा स्टोर की थी, अब उसने यूज कर ली। ये ग्रोथ से कुछ अलग चीज है ये। चलो भाई सुने, जर्मिनेशन से क्या बना? कौन सा प्लांट बना? सीडलिंग। ये बन गई सीडलिंग, है ना, ये सीडलिंग। अच्छा बताएं, ये डाइकॉट प्लांट है या मोनोकॉट है? क्यों कहा डाइकॉट? ये कॉटिलीडॉन आपने देखे अलॉन्ग विद प्लूम्यूल। चलो भाई, अब इसको एनवायरमेंट के फैक्टर्स को फेस करना पड़ेगा। भाई सुने, सीड का मैक्सिमम नंबर प्रोड्यूस करने का मतलब क्या है? एक सीड क्यों नहीं करता प्लांट? इंसान से, एनिमल से एक बच्चा पैदा होता है, प्लांट हजारों सीड्स करता है। क्यों? क्योंकि प्लांट को पता है मेरा जो बच्चा पैदा होगा, यानी मैं सीडलिंग की बात कर रहा हूं, वो ऐसे गंदे एनवायरमेंट में जाएगा, बहुत सारे सीडलिंग को एनवायरमेंट खत्म कर देगा, चंद बच जाएंगे। तो सर्वाइवल के लिए ज्यादा से ज्यादा नंबर सीड प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि एनवायरमेंट सबको रहने नहीं देगा, बहुत सारे मर जाएंगे। ठीक हो गया भाई, एनवायरमेंट से बच गया तो बड़ा होगा। अब जो ग्रोथ है उसकी पहली ग्रोथ को हम कहेंगे वेजिटेटिव पीरियड। देखें भाई, ये सीड है ना, ये सीड से प्लांट निकला, ये सीड था, इसने सीडलिंग की, ये और बड़ा हो गया, इसके पास ब्रांचेस आ गई, लीव्स आ गए, ये सारे का सारा जो पीरियड है प्लांट का, इसको कह रहे हैं हम वेजिटेटिव पीरियड। वेजिटेटिव पीरियड जैसे हम सोमेटिक सेल कहते हैं एनिमल के अंदर। सोमेटिक सेल्स कौन से सेल्स हैं? रिप्रोडक्टिव सेल को छोड़कर, टेस्टिस और ओवरीज को छोड़कर बाकी सारे के सारे पार्ट को हम कहते हैं सोमेटिक सेल। प्लांट में फ्लावर को छोड़कर बाकी जो सारे पार्ट्स हैं वो वेजिटेटिव पार्ट्स हैं। तो सारे पार्ट्स बनाना, रूट बनाना, लीफ बनाना, स्टेम बनाना, ब्रांचेस बनाना, बड़ा होना, लंबा होना और लंबा होना, ये सारे का सारा वेजिटेटिव पीरियड है। ठीक है, मेच्योरिटी तक। जैसे प्लांट मेच्योर होगा हम कहेंगे वेजिटेटिव पीरियड पूरा, रिप्रोडक्टिव पीरियड शुरू। और रिप्रोडक्टिव पीरियड के शुरुआत होने की कंडीशन क्या है, क्या निशानी है? कि इस प्लांट पर फ्लावर बने, फ्लावर बने। फ्लावर जब बनेंगे हम समझेंगे ये प्लांट क्या हो गया है, मेच्योर हो गया है। तो ये भाई था ट्रांजिशन टू फ्लावरिंग स्टेज। ठीक है, जर्मिनेशन करेगा, उसके लिए इम्बाइबेशन करेगा उसको। अब यहां से एक कॉन्सेप्ट मिलता है हमें, क्या? एक ये कॉन्सेप्ट मिलता है, गौर से सुने भाई। 3 किस्म के प्लांट हैं। कुछ प्लांट हैं जो अपनी लाइफ साइकिल 1 साल के अंदर पूरी करते हैं, कुछ प्लांट हैं जो अपनी लाइफ साइकिल 2 साल के अंदर कंप्लीट करते हैं, यानी 1 साल से ज्यादा टाइम ले लेते हैं। अब आप कमेंट में बताएंगे कि फ्लावर कितनी देर तक लगता है? महीनों के महीने प्लांट पे लगा होता है या कुछ दिन? कुछ दिन, 4-5 दिन, मैक्सिमम 14 दिन बस मैक्सिमम। आम प्लांट में 2-3-4 दिन फ्लावर लगा होता है। रोज के प्लांट में देखेंगे ना 1 या 2 दिन फ्लावर होता है, फिर गिर जाता है। तो फ्लावर बनने और गिरने के बीच टाइम बिल्कुल थोड़ा है। तो अगर मैं आपसे पूछूं वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव स्टेज में से बड़ी स्टेज कौन सी है? वेजिटेटिव। तो कोई प्लांट अपनी लाइफ साइकिल 1 साल में कंप्लीट कर रहा है, कोई 2 साल में, कोई 2 से ज्यादा साल ले रहा है। तो इसमें कौन सा पीरियड है जो ये कंज्यूम करवा रहा है मैक्सिमम टाइम? इसको लाने के लिए, ये तो छोटा पीरियड है, इसको लाने के लिए ये बड़ा पीरियड है। अगर किसी का वेजिटेटिव पीरियड छोटा हो तो आप इन तीनों में से किसका कहेंगे वेजिटेटिव पीरियड छोटा है?
एनुअल का। इट मीन्स ये अपना वेजिटेटिव पीरियड चंद माह में कंप्लीट कर लेता है, 6 माह में, 7, 8, 9, 10, 11 से पहले, ठीक है। 1 साल के अंदर अंदर वेजिटेटिव पीरियड पूरा होता है, तो फ्लावरिंग में तो टाइम लगता ही नहीं है। और ये 12 मंथ से ज्यादा टाइम ले सकता है, बल्कि लेता ही है ना। तो अगर मैं कहूं आप सीड को ग्रो करवाएं, सीड से सीड बने 1 साल के अंदर, यानी लाइफ साइकिल पूरी हो, तो ऐसे प्लांट को क्या कहेंगे? एनुअल। और अगर आप सीड को ग्रो करवाएं और उस सीड से 1 साल पूरा, दूसरा चल रहा है, मतलब ये कौन सा पीरियड चल रहा है अभी? वेजिटेटिव। दूसरे साल के अंदर नए फ्लावर बने, फ्लावर ने सीड बनाया, ठीक है, सीड का बनना मैच्योरिटी को शो कर रहा है। ये जो लाइन है ये वेजिटेटिव पीरियड को शो कर रही है, जर्मिनेशन, ग्रोथ, ये ठीक है। तो ये बायनियल। पेरिनियल प्लांट वो होते हैं जो 2 से ऊपर या 3 से ऊपर, ऐसा कह लें, 2 को छोड़ दें, 3 या 3 से ऊपर साल ले लें अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए, ऐसे प्लांट्स को हम पेरिनियल कहेंगे। अब बात ये है कि आपके जो ग्रासेस हैं, आपके जो गंदम है, राइस है, ये प्लांट, ये एनुअल प्लांट होते हैं। कॉटन है, ये एनुअल प्लांट होते हैं। ये 4, 5, 6 माह में कंप्लीट कर लेते हैं लाइफ साइकिल। 4, 5 माह साल के अंदर हो गया ना भाई, एनुअल कहेंगे। अगर साल से ज़्यादा टाइम ले लें तो बायनुअल। एनुअल और बायनुअल में दोनों में एक सिमिलर प्रॉपर्टी है, कौन सी? कि सीड देने के बाद ये दोनों के दोनों खत्म हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएगी, इनकी बॉडी सूखी पड़ जाएगी, सारे का सारा प्लांट गिर जाएगा, खत्म हो जाएगा। मगर पेरिनियल प्लांट में क्या है? पेरिनियल प्लांट में क्या है? जैसे आपने सीड को लगाया, सीड ने क्या किया? जर्मिनेट किया। वेजिटेटिव पीरियड कितने साल में? 1 साल, 2 साल, 3 साल में पूरा हुआ। भाई यहाँ पे फोकस करने की जरूरत है, सुने, फोकस करने की जरूरत है कि पेरिनियल प्लांट जो पहला सीड करेगा, बॉयज, पेरिनियल प्लांट जो पहला सीड करेगा वो कितने साल के बाद करेगा? कम से कम 3 या 3 से ज्यादा साल में। तो ये प्लांट पहला सीड करेगा, मतलब पहली सीजन देगा, पहली ऑफ स्प्रिंग देगा, उसके बाद ये खत्म नहीं होगा, ये रहेगा, इसकी बॉडी वहीं पे रहेगी, अगले साल, अगले 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 हर साल ये आपको फ्रूट या सीड देता रहेगा, इसकी बॉडी परसिस्टेंट रहेगी, ये गिर नहीं जाएगा। गंदम को 4 माह के बाद आप छोड़ दें, खुद ब खुद वो सूखी होके खत्म हो जाएगी। ऐसा नहीं आपके उसने सीड ले ली आपने तो गंदम अगले साल तक खड़ी रहेगी फिर आपको सीड देगी, ऐसा नहीं है। एनुअल और बायनुअल में ये नहीं होता। दरख्त को देखें, नीम ट्री को, मैंगो को, कोकोनट को, ये जो सारे के सारे ट्रीज हैं उनको देख लें आप। जब डेट पाम को देख लें, 1 दिन लगाते हैं, 1 साल, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5 साल आप वेट करते हैं, तब जाके वो जो दरख्त होता है डेट पाम का, नीम ट्री का, मैंगो का, पहला वो आपको सीड देता है 4-5 साल के अंदर, फिर वो हर साल देता रहता है, फिर वो हर साल देता रहता है। ये कॉन्सेप्ट है एनुअल, बायनुअल और पेरिनियल प्लांट का। सुने भाई, एडो एग्जाम्पल, है एडो कोई? ये जो सवाल था ना आपका, इसका जवाब आपको यहां से मिल सकता है, मगर वो टेक्निकल है, ऐसा नहीं, नेचुरली टेक्निकल वे में। देखें भाई, अभी तक हमने क्या पढ़ के रखा है? हमने ये पढ़ के रखा है कि प्लांट पॉलिनेशन करेगा, फर्टिलाइजेशन होगी, सीड बनेगा, डॉर्मेंसी करेगा, जर्मिनेट करेगा, जर्मिनेशन से प्लांट फ्लावरिंग स्टेज तक कैसे जाएगा। अब हम पढ़ने वाले हैं ये कि कोई प्लांट अगर 6 माह लेता है अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए, क्या कोई ऐसा तरीका है कि इस प्लांट की लाइफ साइकिल को शॉर्ट करें, लाइफ साइकिल को, यानी 6 माह की जगह 4 माह में उस प्लांट को की लाइफ साइकिल को कंप्लीट करवा सकें?
तो ये जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं ये रिगार्डिंग दिस कॉन्सेप्ट है कि हम लाइफ साइकिल को शॉर्ट करेंगे। तो मुझे आप कमेंट में अभी बताएं ऑनलाइन वालों, जल्दी में लाइफ साइकिल को शॉर्ट करने वाला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, तो मैच्योरिटी को शॉर्ट करेंगे या वेजिटेटिव पीरियड को? वेजिटेटिव को वो मैच्योरिटी वाला, फ्लावरिंग वाला, सीड वाला तो ऑलरेडी शॉर्ट है। भाई सुने, नेचुरल एनवायरनमेंट में, पहले इस टॉपिक को छोड़े, मेरी बात को सुने, गौर से सुने, खोपड़ी खोलने की जरूरत है फुल 100%, स्क्रू ढीले होने चाहिए ताकि नॉलेज सारी अंदर जाए, फिर टाइट कर लेना। सुने भाई, देखें, अब मैं बना रहा हूं वीट को, कि वीट हमने ग्रो करवाई कौन से मंथ में? सीजन कौन सी है? कोल्ड। पता है, सीड इसके की जर्मिनेशन रिक्वायर करती है क्या? अब इसका कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि क्यों और कोल्ड को सेंस करने से और क्या होगा। देखें, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल के अंदर हम सपोज करें हार्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, हमने कल्टीवेट की नवंबर या दिसंबर में और हार्वेस्ट की अप्रैल में। चलो मैंने दिसंबर का नाम लिख लिया है, नवंबर को छोड़ दें, लास्ट नवंबर में भी होती है। ठंड होनी चाहिए तो ग्रोथ रैपिड हो जाती है। वेजिटेटिव पीरियड जो डिपेंड करता है वो ठंड के होने पर करता है वीट का। अच्छा, ये कौन सी वैरायटी कहलाएगी? विंटर वैरायटी कहलाएगी या समर वैरायटी कहलाएगी? कुछ वैरायटीज होती हैं विंटर वैरायटीज, कुछ होती हैं समर वैरायटीज। अब आप ये बताएंगे, मैं जब कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाऊंगा तो आप बताएंगे कि ये शॉर्ट ड्यूरेशन करने वाली टेक्निक कौन से वैरायटी पर इंप्लीमेंट होगी, ये आप बताएंगे। एक कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूं, उसके बाद सुने, ऐसे ना बोलें विंटर, समझें फिर विंटर बोलें। बोलना शायद विंटर है, शायद समर है, मगर बाद में बोलें, अभी ना बोलें। सुने, पहले मेरी बात को सुने भाई। जैसे आपने सीड को दिसंबर के मंथ के अंदर जमीन में लगाया है, इस सीड ने सेंस किया है किस चीज को? कोल्ड को। अगर आप मंथ हो अक्टूबर मंथ में आर्टिफिशियल मीडियम देकर, कौन सा आर्टिफिशियल मीडियम देंगे आप? कोल्ड का, दिसंबर का। दिसंबर मंथ का नेचुरल तो वो होता है, आर्टिफिशियली आप अक्टूबर में सीड को आर्टिफिशियली दिसंबर की कंडीशन दे दें तो सीड को आंखें तो नहीं है, सीड को डेट का तो पता नहीं है। सीड को कैसे पता चलता है कि ये दिसंबर चल रहा है? बाहर की कंडीशन से। जब आप उसको आर्टिफिशियली दिसंबर की कंडीशन अक्टूबर में दे देंगे तो सीड बेचारा स्टार्ट कर देगा क्या, है ना? ओके, मगर कब करेगा? सारे के सारे फैक्टर देंगे या एक दे देंगे तो जर्मिनेट करेगा? तो भाई सुने, हमने क्या किया? अच्छा, जब ये सीड ठंड को सेंस कर लेता है तो ठंड से सीखता क्या है पता है? ठंड से ये उसको पता चलता है कि इतने माह बाद मुझे करनी है क्या? फ्लावरिंग। यानी क्या डिसाइड किया? कोल्ड से क्या सीखा? फ्लावरिंग करने का टाइम। फ्लावरिंग करने का टाइम किसने सिखाया प्लांट को? कोल्ड ने। अगर आप दिसंबर में ग्रो करवा रहे हैं तो वो उस जर्मिनेशन, उस सीड से को सेंस करके ठंड को तय कर लेता है 4 माह में मुझे होना है, हार्वेस्ट होना है। अगर आप लेट करते हैं, वीट को लेट ग्रो करवाते हैं, दिसंबर गुजर गया, दिसंबर के लास्ट में या जनवरी में, तो भी प्लांट उसी मंथ में कल्टीवेट हार्वेस्ट होता है। पता है ना क्यों? अप्रैल से मई में नहीं जाता। क्यों? उसको पता होता है इस आदमी ने बड़ा जुल्म किया है मेरे साथ, पूरा 1 माह लेट कर दिया है इसने। कैसे पता चलता है? डेट तो नहीं देखी सीड ने,
सीड ने क्या देगा, ठंड बढ़ गई है, जनवरी का महीना आ गया है, ठंड बढ़ गई है। तो ठंड से पता चलता है किसको, सीड को, कि कौन सा मंथ चल रहा है। अब हमने पागल बनाना है सीड को, हमने इसको 2 माह पहले, दिसंबर से 2 माह पहले इसको दिसंबर वाली ठंड देनी है, ओनली ठंड देनी है, बाकी ऑल फैक्टर हमने सीड को नहीं देने। तो बताएं, ये तो सीख जाएगा कि मुझे फ्लावरिंग कब करनी है ना, बाकी जर्मिनेट नहीं करेगा। क्यों, जर्मिनेशन के लिए सारे फैक्टर चाहिए। ये सीख जाएगा कि मुझे फ्लावरिंग कब करनी है। आपने क्या किया, अक्टूबर मंथ के अंदर यानी 2 मंथ पहले आपने दिसंबर की कंडीशन दे दी, सीड ने सीख लिया। अब सीखने की थोड़ी डिटेल है कि सीड ने सीख लिया मतलब क्या, मतलब ये गौर से सुने ये बात, सीखने का मतलब ये है कि वो जो ठंड है, वो ठंड जब सीड पर पड़ती है तो सर्टेन केमिकल बनते हैं, वो केमिकल जाके पर्टिकुलर जीन को स्टिमुलेट करते हैं कुछ टाइम के बाद, 3 माह के बाद, 4 माह के बाद। वो जीन कौन सा होता है, फ्लावर करने वाला। तो जब आप ठंड दे रहे हैं उस टाइम वो केमिकल डिसाइड करता है मैं 4 माह के बाद इस फॉर्म में कन्वर्ट होकर इस जीन को एक्टिवेट करूंगा तो फ्लावरिंग होगी। ठंड जितनी ज्यादा होगी उतना ये जीन को थोड़ा पहले एक्टिवेट करेगा। समझ आ रही है ना। दिसंबर में तो 4 माह बाद, जनवरी में तो 3 माह बाद। तो ठंड की इंटेंसिटी जो है वो जीन के काम पर इफेक्ट कर रही है। कौन सा जीन, फ्लावरिंग करने वाला या वेजिटेटिव पीरियड वाला। इट मीन्स ठंड क्या कर रही है, फ्लावरिंग को खींच करके करीब लेके आ रही है, वेजिटेटिव पीरियड को प्रिसाइज कर रही है। वेजिटेटिव पीरियड को कह रही है कैसे भी करो कंप्लीट हो जाओ, हमें नहीं देखना आपकी हाइट कितनी हुई है, हमें फ्लावरिंग लगाने हैं बस, 4 माह के बाद नहीं, 2 माह के बाद। सीड ने ये रट लगा के रख दी। क्यों रट लगा के रख दी, ये कोल्ड दिया आपने। अब आते हैं कॉन्सेप्ट पर। वर्नेलाइजेशन क्या है, गौर से सुनिए। वर्नेलाइजेशन ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसको हम कोल्ड ट्रीटमेंट भी कहते हैं, एक वैरायटीज होती हैं समर, एक होती हैं विंटर। अच्छा, ये तो सवाल आपने बताया ही नहीं कि समर वैरायटी पर क्या ये तरीका इम्प्लीमेंट होगा। समर में ठंड कहाँ है, तो समर वाली वैरायटीज को हम शॉर्ट नहीं कर सकते। हम कौन सी वैरायटीज को का वेजिटेटिव पीरियड शॉर्ट कर सकते हैं, विंटर वैरायटीज को, बाय स्टिमुलेटिंग द आर्टिफिशियल ठंड बिफोर द जर्मिनेटिव टाइम। जितने माह पहले आप उनको ठंड देंगे वो उसका उतना जो पीरियड है वो कम हो जाएगा। अगर आप इसको अक्टूबर के बजाय नवंबर में ठंड देंगे तो कितने मंथ आपने शॉर्ट किए, 1 मंथ। 2 माह पहले ठंड दी तो 2 मंथ शॉर्ट किया आपने। अब क्या आप ऐसा करेंगे, अक्टूबर में ठंड देकर दिसंबर में जर्मिनेट करवाएं? नहीं। आप क्या करेंगे, दिसंबर को छोड़कर जनवरी के अंदर आप ग्रो करवाएंगे। अब देखें स्टार्टिंग कहां से हुई है, नेचुरली होती है दिसंबर से। आपने ठंड कहां से दी है, प्लांट नेचुरली काउंट करेगा दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 मंथ। और अगर आपने उसको नवंबर में, अक्टूबर में ठंड दी है तो कहां से काउंट करेगा, नवंबर, दिसंबर, या अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 4 मंथ, है ना। तो अर्ली फ्लावरिंग होगी। तो अर्ली फ्लावरिंग करने के लिए ये यहां से डिसाइड हो गया है, मगर आप ग्रो आप दिसंबर से नहीं करवाएंगे, आप छोड़ देंगे। फरवरी मंथ आए, जनवरी मंथ आए, उसमें आप ग्रो करवाएंगे। 2 माह लेकर 2 मंथ के अंदर वो सारी लाइफ साइकिल पूरी कर लेगा। 4 माह के बजाय 2 मंथ उसने शॉर्ट कर लिए। अगर आप दिसंबर में लगाएंगे तो नुकसान होगा। कौन सा, अगर दिसंबर में सीड को ग्रो करवाएंगे, फ्लावरिंग कौन से मंथ में होनी है, देखें स्टिमुलेट किया है कब, आर्टिफिशियली, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी के लास्ट में या फरवरी में फ्लावरिंग होनी चाहिए। तो फरवरी या जनवरी के लास्ट में ठंड है, फ्लावरिंग करने के लिए गर्मी चाहिए।
तो इसका अल्टरनेट क्या होगा? इसका अल्टरनेट ये होगा कि आपने ठंड दिखानी नवंबर में है, काउंटिंग वहां से स्टार्ट होगी। दिसंबर में आपने जर्मिनेट नहीं करवाना सीड को, सीड को आपने जनवरी में लगाना है, जनवरी में लगाना है। जनवरी में लगाएंगे तो थोड़ा जो उसका पीरियड है वो वेजिटेटिव पीरियड थोड़ा बड़ा होगा, वो मार्च तक जाएगा, और मार्च में कुछ जो है गर्मी आ जाएगी और वो मार्च के अंदर फ्लावरिंग करेगा आपको अर्ली। यानी ग्रो करने से जमीन में कितने मंथ रहा प्लांट? क्या अक्टूबर से घर जमीन में लगा दिया आपने, तो जमीन में आपने जस्ट 2 या 3 मंथ लगाए इंस्टेड ऑफ 4-5 मंथ। जमीन को हम शॉर्ट कर रहे हैं ना, जमीन में ग्रो कर सीड जर्मिनेशन से फ्लावरिंग तक के पीरियड को हम शॉर्ट कर रहे हैं। समझ नहीं आ रही बात? कॉम्प्लिकेटेड हो गई है ना, सिंपल सी चीज है। आप सारे यहाँ पे देहाती लोग हैं, आपको वीट का तो पता है ही है, इसलिए मैं डिटेल में जा रहा हूं कि भाई सुने, अभी मैं सारे का सारा 2 मिनट में रिपीट करूंगा, इतना बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है। मैंने आपको एक्स्ट्रा एफिशिएंट समझाने के लिए बड़ा कर दिया इसको। अभी फिर से सुने, वर्नेलाइजेशन क्या है? सीड को पागल बनाना, ठंड देकर उसको बताना अक्टूबर के मंथ में कि दिसंबर आ गया है, मगर आपने जर्मिनेशन नहीं करने देनी उसकी। क्यों? जर्मिनेशन तब करेगा जब आप उसको सॉइल भी देंगे। सॉइल तो नहीं दिया आपने फ्रिज में रखा सीड, फ्रिज में ठंड दी आपने, रेफ्रिजरेटर में ठंड दी, तो रेफ्रिजरेटर में क्या जर्मिनेशन वाले सारे फैक्टर मिल जाएंगे? नहीं। ये तो सीख गया ना प्लांट कि दिसंबर का मंथ आ गया है, क्योंकि फ्रिज के अंदर आपने दिसंबर वाली कंडीशन दे दी। क्या जर्मिनेशन करेगा या जस्ट ये सीख गया कि मुझे फ्लावरिंग कब करनी है? एक चीज जर्मिनेशन से पहले सीख गया। वैसे ये दोनों चीजें साइमल्टेनियसली होती हैं। जब हम दिसंबर में सीड को लगाते हैं तब जर्मिनेट भी करता है, सीखता भी है, मगर आपने जर्मिनेशन करवाने से पहले सिखा दिया है सीड को। अब ये जो ठंड है ना, ये ठंड मेच्योरिटी के टाइम को क्या करती है? करीब करती है। मेच्योरिटी को पहले लाके वेजिटेटिव पीरियड को शॉर्ट करती है, मेच्योरिटी को करीब करती है बाय प्रोड्यूसिंग एक केमिकल, उसका नाम है वर्नेलिन। वर्नेलिन एक केमिकल है जो एक हार्मोन है, फ्लावरिंग हार्मोन है, इसलिए इसको वर्नेलाइजेशन कहा है, क्योंकि ठंड क्या करवा रही है? वर्नेलिन बनवा रही है। और वर्नेलिन क्या है? फ्लोरिजन हार्मोन है। फ्लोरिजन मतलब फ्लावर बनाने वाला। तो ये फ्लावर बनाने वाला हार्मोन कहाँ से बनेगा? बड से ग्रोइंग पार्ट से बनेगा ना। फ्लावर कहाँ से बनेगा? रूट से बनेगा, स्टेम के बेस से बनेगा, ग्रोइंग पॉइंट्स पे बनेगा। तो ग्रोइंग पॉइंट्स पर ये वर्नेलिन नाम का हार्मोन बनेगा। कब बनेगा? क्यों बनेगा? कैसे बनेगा? ठंड इसको बनवाएगी, है ना। अब एक बात सीख ली हमने, ठंड देकर वर्नेलिन बनवा के फ्लावरिंग करवानी है। आपने ठंड दे दी, जर्मिनेशन नहीं करवाई। 2 माह पहले, 2 माह गुजर गए, दिसंबर के मंथ में या दिसंबर के लास्ट में या जनवरी में आपने जर्मिनेशन करवाई। अब प्लांट के दिमाग के अंदर, दिमाग तो नहीं है प्लांट के पास, मगर प्लांट के सीड के दिमाग में ये है कि मुझे फ्लावरिंग कब करनी है? मतलब जब हमने सिखाया है उससे 4 माह, है ना, उससे 4 माह। और जब जर्मिनेट करवाएंगे उससे 2 या 3 माह, है ना। तो फ्लावरिंग ओरिजिनल 4 माह में ही कर रहा है, मगर आपने क्या बेईमानी की है? 1 या 1.5 या 2 माह पहले उसको टाइम बता दिया है कि आज दिसंबर है, हालांकि दिसंबर नहीं था उस दिन। तो सीड को दिसंबर कब से काउंट कर रहा है? सीड अक्टूबर से नवंबर, दिसंबर, जनवरी तक इसका मई आ जाता है, अप्रैल आ जाता है ना, फरवरी तक इसका अप्रैल आ जाता है। क्यों? क्योंकि आप 2 माह का आपने झूठ बोला है सीड के साथ। तो सीड अक्टूबर को दिसंबर कह रहा है, नवंबर को जनवरी कह रहा है, ऐसे।
तो सीड की कैलकुलेशन वही है 4 माह, मगर जर्मिनेशन आप कब करवाएंगे? 2 माह छोड़कर। अब सीड ने सीखा है नवंबर के अंदर, जनवरी फरवरी मार्च के अंदर फ्लावरिंग करनी है, ठीक है, 4 माह में। यहाँ पे नवंबर में आपने क्या किया, सीड को कोल्ड दी। अब जर्मिनेशन कब करवाई आपने? अब जर्मिनेशन करवाई जनवरी में। तो जनवरी से कितने मंथ बचे हैं सीड को फ्लावरिंग करने के लिए? 1 जनवरी, दूसरा फरवरी, तीसरा मार्च। 1 माह आपने ये कम कर लिया है। ये माह कौन सा कम कर लिया है आपने? पहला वाला तो ये वेजिटेटिव पीरियड का कम कर लिया है या फ्लावरिंग का? वेजिटेटिव पीरियड का टाइम आपने कम कर लिया है। तो वेजिटेटिव पीरियड इसका क्या हो गया? फ्लावरिंग लाजमी बनानी है, वो तय हुआ है। ये 2 लाइन का कॉन्सेप्ट है, मगर आपके मुंह पे मैंने देखा कि ये बच गए हैं, इसलिए मैं थोड़ा समझाने के लिए पता नहीं कहाँ से कहाँ गया। अब समझ आ गया, ऑनलाइन वालों को समझ आ गया है। इस स्ट्रक्चर से सबको समझ आ गया है। वाह वाह, ये सारा जो मैंने एक्चुअल कॉन्सेप्ट दे दिए वो कुछ नहीं। चलो भाई, चलो भाई, मूविंग टू आगे। ये वर्नेलाइजेशन है, रिड्यूस वेजिटेटिव पीरियड होगा, और वर्नेलिन नाम का एक हार्मोन है जो फ्लावरिंग करवाएगा। और कौन से टेम्परेचर पे रखेंगे प्लांट के सीड को? 0.5 फॉर फ्यू वीक। इससे क्या होगा? 0.5 सेंटीग्रेड पे रखने से ये सीख लेगा फ्लावरिंग करने का दिन। देखे ना, छोड़ें देखने को, आगे चलें, है ना। फोटो पीरियड ये तो पड़ा हुआ है, ये तो पड़ा हुआ है टॉपिक। सुने भाई, बस 5 मिनट बाकी सुबह। फोटो पीरियड जब तक सर राजेश उसका पीरियड है ना वो आए। फोटो पीरियड जस्ट 5 मिनट, जस्ट 5 मिनट। हाँ सुने, फोटो पीरियड का मतलब क्या है? फोटो पीरियड का मतलब क्या है? फोटो पीरियड का मतलब है लाइट की ड्यूरेशन, लाइट ड्यूरेशन, फोटो पीरियड। क्या ये लाइट की ड्यूरेशन प्लांट के बॉडी पर कोई इफेक्ट करती है? प्लांट के बॉडी पर इसका कोई इफेक्ट है? भाई बहुत सारे इफेक्ट हैं, मगर एक इफेक्ट जो है वो फ्लावरिंग करवाती है, लाइट की ड्यूरेशन। तो लाइट की ड्यूरेशन के बुनियाद पर हमने प्लांट के 3 टाइप कर दिए हैं। एक प्लांट जिनको बहुत सारी लाइट चाहिए, और दूसरे प्लांट जिनको लाइट कम चाहिए, और तीसरे जो फ्लावर करने के लिए लाइट यूज ही नहीं करते। तो वो प्लांट जिनको लाइट ज्यादा चाहिए उनको हमने कह दिया लॉन्ग डे प्लांट। लॉन्ग डे प्लांट में लाइट क्या होगी? ज्यादा होगी, दिन बढ़ा, लाइट की ड्यूरेशन बढ़ गई। और शॉर्ट डे प्लांट में लाइट की ड्यूरेशन कम हो गई। अब क्या मैं शॉर्ट डे को लॉन्ग नाइट प्लांट कहूं? डे छोटा है तो डार्क बड़ा है, लाइट ज्यादा है। अगर दिन 10 घंटे का है तो जो नाइट है वो 14 घंटे की है, बड़ी है। चलो, और दूसरे प्लांट डे न्यूट्रल। डे न्यूट्रल प्लांट में आपका टोमेटो ऐसा प्लांट है, और कॉटन जो लाइट पर डिपेंडेंट नहीं है, ऐसे ही फ्लावरिंग करते हैं। मतलब फ्लावरिंग करने के 2 तरीके हैं, या तो लाइट पर डिपेंडेंट या तो कोई और तरीका है। अब आप कहेंगे सर फ्लावरिंग करने के लिए तो हार्मोन चाहिए, हार्मोन चाहिए। तो ये लाइट की ड्यूरेशन कुछ केमिकल बनवाएगी, वो केमिकल हार्मोन को स्टिमुलेट करेंगे। ठीक हो गया। तो अब लाइट को डिटेक्ट कौन करेगा? अब यहां पे मैंने लिखा है बड। इसका कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि फोटो पीरियड के अंदर एक पिगमेंट होती है,
पिगमेंट जिसको हम कहते हैं फाइटोक्रोम। फाइटोक्रोम कहाँ पे होती है? बड यानी ग्रोइंग एरियाज में एक पिगमेंट होती है जिसको फाइटोक्रोम। एक्चुअली क्या है? प्रोटीन और लिपिड की बनी हुई एक कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है, एक मॉलिक्यूल है जो लाइट को डिटेक्ट करती है। फाइटोक्रोम पूरे प्लांट के बॉडी में अवेलेबल होता है, पूरे प्लांट के बॉडी में अवेलेबल होता है। छा कढो था, छा कयो था अने थोड़ो इनखे पोइ जेको कयो त माॾे मुंहुं कयो त मां हिकु कमेंट न ॾिसंदुमि त मूंखे मज़ो न ईंदो, मुंहिंजो कमु सफ़ा ख़राबु थी वेंदो। मां ईअं सम्झ पंहिंजो पाण खे पढ़ायां थो। पोइ फाइटोक्रोम ऑनलाइन वारा बि त आहिनि न, तव्हां त आहियो न, तव्हां माना मां साॻी ॻाल्हि थी आसे। फाइटोक्रोम प्लांट के अंदर लिपिड और प्रोटीन की बनी हुई एक कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है। इसमें जो लिपिड वाला पोर्शन है ये लाइट को डिटेक्ट करता है, जो लिपिड वाला पोर्शन है ये लाइट को डिटेक्ट करता है। ये केराटिनॉइड लिपिड होती है। अब ये पूरे प्लांट बॉडी में प्रेजेंट होती है, मगर स्पेशली बड के अंदर। ये जो फाइटोक्रोम पिगमेंट है, कल इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे कि ये जो फाइटोक्रोम पिगमेंट है इसके दो फॉर्म होते हैं, पीआर और पीएफआर। पीआर और पीएफआर दो फॉर्म होते हैं इसके। कभी उसमें कन्वर्ट हो जाती है, कभी उसमें कन्वर्ट हो जाती है लाइट के होने और ना होने में। फिर इनकी सर्टेन कंसंट्रेशन बनती है और वो जो कंसंट्रेशन है वो फ्लावरिंग करवाती है। तो लाइट की ड्यूरेशन वो कौन सेंस कर रहा है? फाइटोक्रोम। और फाइटोक्रोम के दो फॉर्म हैं, ये और ये, पीआर और पीएफआर। इनको हम कल डिटेल में पढ़ेंगे। हाँ ये पिगमेंट है, कह सकते हैं इसको पिगमेंट, मगर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट नहीं है ये फाइटोक्रोम लाइट को डिटेक्ट करके ये केमिकल बनवाएगी और ये केमिकल की कंसंट्रेशन फ्लोरिजन हार्मोन को स्टिमुलेट करेगी, फ्लावरिंग हार्मोन। आगे चल के बताता हूं कैसे होगा ये। एक सवाल का जवाब दे मुझे, इस प्लांट को क्या कहेंगे? शॉर्ट डे कहेंगे या लॉन्ग डे? मुझे लगता है आपसे ये कॉन्सेप्ट लॉन्ग डे और शॉर्ट डे का खोपड़ी से उड़ गया होगा। देखता हूं मैं। सुने भाई, ये दो मैंने चीजें बनाई हैं। ये हैं 12 हार्स, 12 हार्स इधर, 12 इधर। ये डे है, ये नाइट है। भाई सुने, एक प्लांट है, गौर से सुने, एक प्लांट है वो कह रहा है मुझे दिन चाहिए 12 घंटे का या उससे ज्यादा। दिन चाहिए या उससे ज्यादा। बताएं ये प्लांट लॉन्ग डे है या शॉर्ट डे? वेरी गुड। तो लॉन्ग डे की ये डेफिनेशन है वो। अच्छा, एक और एग्जांपल पूछता हूं। एक प्लांट है जो कह रहा है मुझे लाइट चाहिए 10 घंटे या उससे ज्यादा। वेरी गुड, लॉन्ग डे। कुछ बच्चे कह रहे हैं शॉर्ट डे। भाई सुने, मैंने ये बड़ी डिटेल में कॉन्सेप्ट पढ़ाया था इस टॉपिक को आसान करने के लिए, मगर आप फिर भी भूल गए हैं। लॉन्ग डे उनको नहीं कहते जिनमें दिन जो है 12 घंटे से बड़ा हो। लॉन्ग डे उनको कहते हैं जो आपके इंक्रीजिंग डेज में हो। देखें भाई, दिसंबर जो मंथ है, 21 दिसंबर, चलो 22, ये सबसे छोटा दिन है। इसके बाद दिसंबर के बाद जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 21 जून, इस तक दिन बढ़ते जाएंगे, ठीक है, बढ़ते जाएंगे। अब मुझे बताएं, अगर दिसंबर में मैं कह रहा हूं 8 घंटे का दिन है, जनवरी में 9 घंटे का, फरवरी में 10 घंटे का, मार्च में 11 का, अप्रैल में 12 का और मई में 13 घंटे का और जून में 14 घंटे का, तो ये 14 घंटे वाला भी लॉन्ग डे बन गया, 8 घंटे वाला भी, 9 घंटे वाला भी लॉन्ग डे बना। क्यों? क्योंकि ये इंक्रीजिंग डेज में है। शॉर्ट डेज उनको कहा था हमने, याद करें, वो प्लांट जो जून के बाद कौन सा मंथ आता है? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर,
नवंबर, दिसंबर, इनके बीच जो प्लांट आए इसमें क्या होगा, जो ये कौन सा मंथ था, जून, 22 जून, 22 जून के बाद दिन छोटे होते जाएंगे, 21 22 दिसंबर तक दिन छोटे होते जाएंगे। अब दिन छोटे होते जाएंगे, सर्दी आ रही है, दिन छोटे होते जाएंगे। तो जून के बाद कोई फ्लावरिंग कराए अगस्त में, सितंबर में, अक्टूबर में, नवंबर में या दिसंबर में, तो जून में कितना दिन था, 14 घंटे का। अब 21 जून के बाद 22 23 24 25 या ये कौन सा मंथ है, अगस्त, अगस्त के अंदर 13 घंटे और यहाँ पे 12 घंटे, यहाँ पे 11 घंटे, घंटे कम हो रहे हैं। तो इन प्लांट्स को जो भले 13 घंटे ले, ये भी 13 घंटे ले रहा है, मई वाला 13 घंटे वाला और अगस्त वाला 13 घंटे वाला दिन। कोई प्लांट इधर भी मई में फ्लावरिंग कर रहा है, 13 घंटे का दिन है, अगस्त में फ्लावरिंग कर रहा है, 13 घंटे का दिन है। लॉन्ग डे और शॉर्ट डे किसको कहेंगे, मई वाले को। क्यों, क्योंकि ये बढ़ते दिन है, वो कम होते दिन है। ये लॉन्ग डे और शॉर्ट डे का एक्चुअल कॉन्सेप्ट है। ये अगर आपको नहीं आएगा तो आगे चीजें नहीं समझ आ जाएंगी, बिल्कुल डिफिकल्टी होगी, बहुत पेचीदा बड़ा बड़ा मसला होगा। चलो कल पढ़ेंगे। या एक सवाल पूछ लूं, यहां से पूछूं सवाल, एक सवाल हो जाए। देखें भाई, ये प्लांट है, मुझे पता नहीं कौन सा है, ठीक है, ये कह रहा है मुझे इतना इतना दिन चाहिए, इतने को मैं 12 घंटे कह रहा हूं और दिन इसका बढ़ गया, 14 घंटे हो गया, फ्लावरिंग नहीं कर रहा। मुझे बताएं ये कौन सा प्लांट है, शॉर्ट डे है। अगर लॉन्ग डे होता तो 12 घंटे के बाद बजाय आपने इसको 14 घंटे दे दिए, खुश हो जाएगा प्लांट, डबल फ्लावरिंग करे। फिर तो शॉर्ट डे था, वो कह रहा था इतनी लाइट या इससे कम होनी चाहिए मुझे, आपने 12 के बजाय 14 दे दिए। अच्छा, उस पॉइंट को क्या कहते हैं, जो प्लांट की एक्चुअल रिक्वायरमेंट हो, मतलब इसकी रिक्वायरमेंट 12 घंटे है तो ये इसकी क्रिटिकल पॉइंट है। क्रिटिकल पॉइंट से जो कह रहा है मुझे ज्यादा लाइट चाहिए, क्रिटिकल या उससे ज्यादा, ये कौन सा प्लांट है, लॉन्ग डे। क्रिटिकल या उससे कम। देखें भाई, ये एक फ्लावर है, ये उसकी क्रिटिकल लेंथ है, इससे इसको दिन बड़ा मिला है, खुशी खुशी से लंबा बड़ा मोटे वाला फ्लावर किया है इसने। लॉन्ग डे है ना, अगर शॉर्ट डे होता तो नहीं करता। ये देखें, इसकी क्रिटिकल लेंथ है, आपने लाइट इसको कम दे दिए, नहीं किया इसने फ्लावर, नाराज हो गया। देखें भाई, ये इसकी क्रिटिकल लेंथ है और इसको आपने लाइट कम दी है, मगर जो कम दी है वो उतनी नाइट टाइम में आपने लाइट दे दी, तो इसका जो खसारा हुआ वो आपने नाइट में पूरा कर दिया, फ्लावरिंग हो गई। कौन सा प्लांट है, लॉन्ग डे। लॉन्ग डे। अगर शॉर्ट डे होता तो क्रिटिकल लेंथ या उससे कम में खुश होकर फ्लावरिंग करता। अगर ये ना देते, अगर ये देते तो शॉर्ट डे नहीं करता फ्लावरिंग। आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, नहीं हुई तो भी पुराना लेक्चर देख लें, वो सुन लें या कल मुझसे सवाल पूछ लें, ठीक है। विश यू ऑल द बेस्ट, इट्स ऑल अबाउट टुडे।